अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस पेपर 4 को जो है हल करते हैं। इसको मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो। इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हिस्सों में क्या है इसका मुताला क्या है करेंगे। चलिए अब सीधा जो है पहले क्वेश्चन की तरफ क्या है चलते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, जंग बक्सर के मुतालिक दिए गए बयानात में क्या है, ये बयान गलत है। ये बयान जो है एक गलत बयान यहाँ पर है। नीचे आपको यहाँ पर जंग बक्सर के ताल्लुक से 4 बयानात हैं, उसमें से एक बयान क्या है गलत है, उसकी आपको पहचान करना है। ऑप्शन ए, जंग बक्सर 1764 सन ईस्वी में क्या है लड़ी गई। दूसरा ऑप्शन, जंग बक्सर में शाह आलम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम एक ग्रोह में एक जमात में थे। जंग बक्सर के बाद शाह आलम ने क्या है 25 लाख लेकर बंगाल पर अपने हुकूक खो दिए। ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी हुकूक जो है शाह आलम ने क्या है अता क्या है करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको हम क्या है जायजा लेंगे। जंग बक्सर जो है 1764 सन ईस्वी में क्या है लड़ी गई। ये भी क्या बयान है, बिल्कुल सही बयान है। जंग बक्सर में जो है शाह आलम जो मुगल बादशाह थे, ये मुगल बादशाह शाह आलम, पौध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम जो है एक ग्रोह में क्या ये शामिल थे। नेक्स्ट जो है ये भी जो बयान आपका क्या ये सही है, ये सही है, बी सही है। और जंग के बाद शाह आलम ने जो है 25 लाख लेकर क्या है बंगाल पर अपने हुकूक खो दिए। देखिए जंग बक्सर के जब खत्म होती तो उसके नताइज के अंदर क्या है शाह आलम क्या है कुछ लाख रुपए लेकर बंगाल पर अपने हुकूक तो खो देती। तो बताइए बच्चों यहाँ पर ये बयान सही है या गलत। जी ये बयान जो है गलत है। ओके, क्यों गलत है? तो शाह आलम ने यहाँ पर कितने लाख रुपए लिए थे? जी शाह आलम ने जो है 26 लाख रुपए लेकर क्या है अपने पूरे हुकूक खो दिए थे। देखिए यहाँ पर यह बयान गलत है क्योंकि शाह आलम ने क्या है 26 लाख रुपए लेकर क्या है बंगाल पर अपने तमाम हुकूक क्या है खो दिए थे। यहाँ पर 25 लाख लिखा गया, इसलिए यह बयान क्या है गलत होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवानी हुकूक अता करने वाले कौन थे? तो शाह आलम थे जो मुगल के क्या ये बादशाह थे। देखो बच्चों, जंग बक्सर 1764 में लड़ी गई, ये बयान सही है। इस जंग में जो है शाह आलम, शुजाउद्दौला, मीर कासिम एक जमात में थे, ये भी बयान क्या है सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दीवान हुकूक क्या है अता करने वाले शाह आलम थे, ये बयान भी क्या है सही है। गलत बयान जो है यहाँ पर क्या है ऑप्शन सी जो है गलत बयान है क्योंकि यहाँ पर शाह आलम ने जो है 25 नहीं 26 लाख रुपए जो है लेकर क्या है अपने तमाम हुकूक क्या है खो दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। सालबाई माहिदे के बाद खत्म होने वाली पहली एंग्लो मराठा जंग। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है पहली एंग्लो मराठा जंग थी वो सालबाई माहिदे के तहत क्या है खत्म होती के बाद इनको जो है मराठा का पेशवा क्या है मुकर्रर किया गया। तो किन को यहाँ पर क्या है पहली एंग्लो मराठा जंग के बाद किन को क्या है मराठों का क्या है पेशवा मुकर्रर किया गया था। ऑप्शन ए, माधवराव दुवम। ऑप्शन बी, पेशवा बाजीराव दुवम। ऑप्शन सी, नाना फडणवीस। ऑप्शन डी, माधवराव अव्वल। सही जवाब जो है बच्चों वो माधवराव दुवम। माधवराव दुवम जो है ये पहली एंग्लो मराठा जंग के बाद क्या है पेशवा क्या है मुकर्रर किया गया था। बच्चों एक ये तमाम भी सवाल जो है एक पेपर में क्या है लिखते जाइए ताकि आपको क्या है आखिर में रिवीजन करने के लिए क्या है आसानी हो। जब इम्तिहान करीब आएगा तब आपको क्या है आसानी होगी रिवीजन करने के लिए। चलिए 83 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनके मरासिले के सिफारिशात पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने कोलकाता, मद्रास, मुंबई में जो है 1857 सन ईस्वी में नई यूनिवर्सिटियां क्या है कायम किए। इनके मरासिला के सिफारिशात की बिना पर लॉर्ड डलहौजी ने जो है कोलकाता, मुंबई, मद्रास में जो है 1857 सन ईस्वी में नए क्या है यूनिवर्सिटियां क्या है कायम करते हैं।
तो ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले के मरासिले 1828, वार्न हेस्टिंग्स के मरासिले, सी जोनाथन डंकन के मरासिले, डी चार्ल्स वुड के मरासिले 1854। चलिए बच्चों, तब तक आप क्या है जॉब की पहचान कीजिए। मैं थोड़ा क्या यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने जो है कोलकाता, मुंबई, मद्रास में क्या है नई यूनिवर्सिटी क्या है बनाए थे। नई यूनिवर्सिटी को कायम करने वाले जो है लॉर्ड डलहौजी थी। कौन सी जगह पर? कोलकाता पर, मुंबई पर और मद्रास पर। साल जो है वो 1857 था। देखिए चार्ल्स वुड के मरासिले ये सही जवाब है। चार्ल्स वुड के मरासिले 1854 सन ईस्वी के अंदर जो है इसको क्या है इन्होंने पेश किए थे। चार्ल्स वुड के मरासिले 1858। पूछते हैं बच्चों कि चार्ल्स वुड ने जो है अपने मरासिलात जो है पेश करे थे वो किसके मुतालिक थे? वो जो है तालीम के मुतालिक थे। चार्ल्स वुड के मरासिले किसके मुतालिक थे? तालीम के मुतालिक थे। साल जो है वो 1854 था। 1854 ईयर के अंदर जो है इन्होंने अपने मरासिला तालीम के मुतालिक क्या है पेश करे थे। इन्हीं के मरासिले के मुताबिक जो है लॉर्ड डलहौजी ने क्या है कोलकाता, मुंबई और मद्रास में, देखिए कोलकाता, मुंबई और मद्रास में नई यूनिवर्सिटियां कायम करने वाले कौन थे? तो ये लॉर्ड डलहौजी थे। साल जो है वो 1857 1857 में जो है यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटियां क्या है इन्होंने कायम करते हैं लॉर्ड डलहौजी। जो है देखो यहाँ पर इनके मरासिलात में यही बताया गया था कि तालीम को जो है ज़्यादा अहमियत देने के लिए, इसको फ़रोग देने के लिए इन्होंने जो है यूनिवर्सिटियां कायम करने की एक तरकीब दी थी। देखिए लॉर्ड मैकाले जो है ये लॉर्ड जो विलियम बेंटिक है, जो ये विलियम बेंटिक ने जो इनको एक कानूनी हैसियत से एक रुकन बनाया था ताकि ये तालीम के मुतालिक क्या है इसको जोर दे। तो विलियम बेंटिक जो है हिंदुस्तान जो है 1828 ईस्वी में क्या है गवर्नर बनकर आए थे। वार्न हेस्टिंग्स ये जो है इन्होंने कोलकाता में जो है एक यूनिवर्सिटी को क्या है बनाए थे, वार्न हेस्टिंग्स। जोनाथन डंकन जो है वो तालीम के मुतालिक सबसे पहले पूछने और दबाव डालने वाले इंसान हैं। जोनाथन डंकन जो है वो तालीम के मुतालिक सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले, सबसे पहले पूछने वाले, सबसे पहले क्या है दबाव डालने वाले जो अंग्रेजी तालीम थी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए बयानात में से जो है गलत बयान की क्या है पहचान कीजिए। मतलब इसमें जो है कौन सा तो ऐसा बयान है कि जो गलत है या फिर तमाम बयानात क्या ये सही हैं, उसको आपको क्या है पहचान क्या है करना है। देखिए पहली एंग्लो मैसूर जंग, मद्रास मुआहिदा, दूसरी एंग्लो मैसूर जंग। देखिए और एक देखिए यहाँ पर क्या कुछ मुआहिदे दिए गए। पहली एंग्लो मैसूर जंग, मद्रास मुआहिदा, मतलब पहली एंग्लो मैसूर जंग जो है मद्रास मुआहिदे के तहत खत्म हुई। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग मंगलोर मुआहिदा, मतलब ये मंगलोर मुआहिदे के तहत क्या है खत्म होती है। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग ये जो है श्रीरंगपट्टन मुआहिदे के तहत क्या है खत्म हुई। देखिए ये बयान सही है या गलत है? बिल्कुल ये बयान क्या है सही है, क्योंकि पहली एंग्लो मैसूर जंग जो है मद्रास मुआहिदे के तहत खत्म हुई। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग जो है वो है मंगलोर मुआहिदे के तहत इसका खातिमा होता है। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग जो है वो श्रीरंगपट्टन मुआहिदे के तहत क्या इसका खातिमा क्या है होता है। अब दूसरे बयान की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने सोचा कि संगोल्डे रायन्ना कित्तूर चन्नाम्मा के कहने पर क्या है फौजी अड्डे जला रहा है, इसलिए रानी चन्नाम्मा को क्या है बैलवंगल जेल से कोसुगुलू जेल को क्या है मुंतकिल किया गया। सोचो बच्चों कि ये बयान सही है या गलत? जी ये बयान भी क्या है बिल्कुल क्या है सही है। देखिए रानी चन्नाम्मा का जो है पहले क्या है बैलवंगल नामी जेल में क्या है इनको रखा गया था। बाद में इनको जो है कोसुगुलू जेल क्या है मुंतकिल किया गया है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अंग्रेजों ने ये सोचा कि संगोल्डे रायन्ना जो है अंग्रेजों के क्या वहाँ पर अड्डे को क्या है जला रहा था। ये जो है वो रानी चन्नाम्मा के कहने पर ही क्या इनकी फौजी अड्डे जला रहा है, इसलिए क्या है ये सोच कर क्या करते हैं वो रानी चन्नाम्मा को बैलवंगल जेल से जो है कोसुगुलू जेल को क्या है मुंतकिल क्या है करते हैं। चलिए ऑप्शन सी अमरसुल्ला बगावत, असल में ये क्या है किसानों की बगावत थी और कुर्ग में इसकी क़यादत क्या है पुट बसप्पा ने की थी। चलो बच्चों ये बयान सही है या गलत?
जी बिल्कुल क्या है, ये बयान भी क्या है, सही है। असल में क्या है, ये अमर सुरला बगावत जो थी, ये अमर सुरला बगावत क्या असल में क्या है, एक किसानों की बगावत थी। पूछते हैं बच्चों आपको एक मार्क्स में जो है, अमर सुरला बगावत क्या है, किन की बगावत थी, ये किसानों की बगावत थी। तो कुर्ग में जो है इस बगावत को क्या है आगे बढ़ाने वाले कौन थे, तो वो पुट बसप्पा थी। पुट बसप्पा का ताल्लुक जो है वो कुर्ग की बगावत से क्या है, होता है। ये भी बयान क्या है, सही है। चलिए अब क्या है, चौथे ऑप्शन की तरफ क्या है चलते हैं। 1857 की बगावत के दौरान अंग्रेजों ने क्या है, हथियारात और इस्लाह के इस्तेमाल पर क्या है, पाबंदी क्या है, आयद की, जिससे क्या है, नाराज होकर हुलगनी बेड़ा ने अंग्रेजों से क्या है, बगावत की। चलो बच्चों बताओ ये बयान सही है या गलत। बिल्कुल ये बयान भी जो है क्या है, सही है। देखिए 1857 की बगावत के दौरान जो है अंग्रेज क्या करती हैं, हथियारात और इस्लाहात की आयत पर क्या है, यहाँ पर पाबंदी आयद करते हैं। जो हथियारात इस्तेमाल कर रहे थे या फिर इस्लाह को इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर क्या है, पाबंदी क्या है, आयत की जाती है। इसी से नाराज होकर क्या है, हुलगली के बेड़ा, मतलब जो बेड और बेटेगारा जिसे हम कन्नड़ा में कहते हैं, वो क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते हैं। क्योंकि हथियारात को जो है ये अपना रिवायती समझते थे, ये जो है अपने क्या है एक कल्चर समझते थे। इसी के से क्या है इनका गुजारा होता था, क्योंकि ये क्या है, एक शिकार थे, ये शिकारी लोग थे। तो शिकारी लोग को क्या हथियारों की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये जंगल में क्या है शिकार कर करके अपना गुजारा करते थे। तो यहाँ पर जब अंग्रेजों ने क्या 1857 की पहली जंग आज़ादी के बाद जो है हथियारात और को इस्तेमाल करने पर जो पाबंदी लगाई, तो इन्होंने क्या उसके खिलाफ क्या करती हैं, बगावत करते हैं। ये बयान भी क्या है, बिल्कुल क्या है, ये सही है। तो ऑप्शन ई जो है, दिए गए तमाम जो बयान क्या है यहाँ पर सही हैं। चलिए बच्चों आपका सही जवाब क्या होगा, वो ऑप्शन ई जो है सही जवाब है। बाकी के तमाम भी क्या है, कोई बयान गलत नहीं है, ये तमाम बयान क्या हैं, बिल्कुल सही बयान हैं। तो इसलिए क्या है, दिए गए तमाम बयान आपके सही होंगे। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चनों को क्या है, बहुत ही गौर से सुनिए और इसको क्या है अपने कापियों में क्या है लिखते जाइए और समझने की कोशिश करिए। चलिए ऑप्शन जो है नेक्स्ट जो है, गलत जोड़ी की क्या है, पहचान कीजिए। गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, जदीद हिंदुस्तान के बाबा आदम राजाराम मोहन राय। चलिए बच्चों ये बयान, ये जोड़ी सही है या गलत। जदीद हिंदुस्तान के बाबा आदम राजाराम मोहन राय, ओके। ऑप्शन बी, श्वेता सरस्वती एनी बेजेंट। ऑप्शन सी, गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन डी, प्रार्थना समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए बच्चों यहाँ पर गलत जोड़ी जो है इसकी पहचान करनी है आपको, गलत जोड़ी की पहचान करनी है। देखते हैं इसमें कौन सी गलत जोड़ी है। जदीद हिंदुस्तान के बाबा आदम राजाराम मोहन राय, ये क्या है, ये बिल्कुल सही बयान है। क्योंकि इनको जो है राजाराम मोहन राय को जो है जदीद हिंदुस्तान के बाबा आदम निसातुस्सानिया के बानी कहा जाता था। इनको ये जो कहने वाले कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। राजाराम मोहन राय जो है ये ब्रह्मो समाज के बानी हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, श्वेता सरस्वती एनी बेजेंट। एनी बेजेंट को क्या है, ये बयान भी सही है। एनी बेजेंट को जो यहाँ पर श्वेता सरस्वती क्या है कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि एनी बेजेंट ने जो है भगवत गीता को जो है क्या है वो अंग्रेजी जुबान में क्या इसका तर्जुमा किए थे। इसीलिए क्या है एनी बेजेंट को यहाँ पर श्वेता सरस्वती कहा जाता है। देखिए बच्चों याद रखिए, एनी बेजेंट को क्या है श्वेता सरस्वती कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है भगवत गीता को क्या है अंग्रेजी जुबान में तर्जुमा किया था। इसीलिए क्या इनको हम श्वेता सरस्वती क्या है कहते हैं। एनी बेजेंट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से इनका क्या है एक ताल्लुक था। ए न्यू इंडिया नामी अखबार की इशाअत की और कॉमनवेल्थ नामी अखबार की। याद रखिए बच्चों, एनी बेजेंट, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, थियोसोफिकल सोसाइटी, श्वेता सरस्वती, इनके ताल्लुक से ये अहम अल्फाज को क्या हमको याद रखना है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले। देखिए गुलामगिरी ये बयान भी क्या है बिल्कुल सही है। क्योंकि गुलामगिरी जो किताब थी इसको जो है लिखने वाले क्या ये महात्मा ज्योतिबा फुले थे। तो
तो इसके साथ साथ अलग से जो है ज्योतिबा फुले ने क्या है एक बहुत से क्या है अहम इम्पोर्टेंट एक समाजी इस्लाह के जो किए थे, उनमें से क्या है ये भी अहम एक समाजी इस्लाह है ज्योतिबा फुले। इन्होंने जो है ज्योतिबा फुले ने जो है सत्याशोधक समाज की क्या है तख्लीक की, यानी सत्याशोधक समाज को क्या है इन्होंने क्या इसका आगाज क्या है किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले जो है वो गुलामगिरी के साथ साथ जो है और एक किताब लिखी थी इन्होंने, जिसको हम सेठ कार्या च असोदा कर कहते हैं। सेठ कार्या च असोदा, याद रखिए बच्चों, इन्होंने जो है गुलामगिरी एक किताब लिखी और दूसरी जो है सेठ कार्या च असोद क्या है इनकी अहम क्या है और एक किताब है। इन्होंने जो है सत्याशोधक समाज का क्या यहाँ पर आगाज करते हैं। ये जो है शूद्र लड़कियों की तालीम के लिए बहुत ही क्या है अहम काम करते हैं और खवातीन की औरतों की लड़कियों की तालीम के लिए फरोग देते हैं। इनमें इनकी जो है बीवी जो है सावित्रीबा फुले भी क्या है अहम क्या है किरदार क्या यहाँ पर निभाते हैं। इसलिए सावित्रीबा फुले को जो है पहली हिंदुस्तान की जो है पहली खातून उस्ताद क्या इनको हम कहते हैं। और ये लड़कियों के लिए हॉस्टल भी क्या है कायम किए थे। याद रखो बच्चों, इनके ताल्लुक से तमाम भी क्या है मालूमात आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये बयान क्या है तो बिल्कुल गलत बयान है, क्योंकि प्रार्थना समाज को जो है शुरू करने वाले डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग, देखिए प्रार्थना समाज का जो आगाज हुआ था क्या है वो करने वाले कौन थे तो वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं ये क्या है ये आर्य समाज के बानी थे, लेकिन प्रार्थना समाज के जो बानी वो क्या है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने क्या है औरतों के तालीम के साथ साथ छूतछात के मसाइल पर क्या है बहुत से क्या है हल करने की कोशिश क्या है करते हैं। इसीलिए क्या है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो है वो एक अपनी लीडरशिप के अंदर क्या है 1867 के अंदर जो है इन्होंने मुंबई के अंदर क्या है प्रार्थना समाज की क्या है कायम करते हैं। तो इनके आगे चलकर क्या है गोविंद रानाडे वगैरह ने जो यहाँ कर उनके रहनुमाई में क्या है प्रार्थना समाज को क्या ये आगे बढ़े थे। देखिए चलिए ये तमाम भी बयान जो आप और एक टाइम देख लीजिए। ऑप्शन ये जो है ये बिल्कुल क्या है सही बयान है। ऑप्शन बी भी क्या है सही बयान है। ऑप्शन सी भी क्या है सही है। ऑप्शन डी क्या है ये गलत बयान है, क्योंकि प्रार्थना समाज को क्या है यहाँ पर दयानंद सरस्वती नहीं यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग ने क्या इसका आगाज किया था। चलिए बच्चों अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम में क्या है आपको इस तरह के सवाल क्या है पूछ सकते हैं, तो इसलिए एक प्रैक्टिस के लिए मैं ये क्वेश्चन इस तरह का डाला हूँ। 1857 की हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के असरात को पहचानिए। 1857 जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी क्या है लड़ी गई थी। देखो बच्चों हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी कब लड़ी गई तो डेट है वो 1857 सन ईस्वी में। 1857 सन ईस्वी में जो है हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी क्या है लड़ी गई थी। तो इस जंग से होने वाले असरात को पहचानिए। देखिए पहला असर क्या मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। एक्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़्म नस्र को क्या है ठप कर दिया गया, इसका एक असर था। देखिए 1857 की हिंदुस्तान की पहले जंग आज़ादी के बाद क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़्म नस्र को क्या है ठप कर दिया गया और सारा नज़्म नस्र जो है इंग्लिस्तान की मलिका को मुंतकिल क्या है किया गया। चलिए अब दूसरा ये पढ़ते हैं जिसको मैं वाई के नाम से क्या है दिया हूँ। 1858 सन ईस्वी में बरतानिया की मलिका ने जो है रानी का एलामिया का ऐलान किया। 1858 सन ईस्वी में बरतानिया की मलिका ने रानी का एलामिया का ऐलान किया, जिसको हिंदुस्तान का मैग्ना कार्टा क्या है कहा जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर ईस्ट जो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नज़्म नस्र को ठप कर दिया गया और सारा नज़्म नस्र क्या है इंग्लिस्तान की मलिका को क्या है मुंतकिल किया गया। और यहाँ पर 1858 में रानी ने एक ऐलान किया जिसको हम क्या है हिंदुस्तान का क्या है मैग्ना कार्टा क्या है कहते हैं। देखिए अब आपके ऑप्शन आते हैं। अब तक यहाँ पर क्या है ये सवाल ही है ये।
अब तक ये सवाल ही हो गया। अब आपके क्या है ऑप्शंस आएंगे। ऑप्शन ए जो है सिर्फ एक्स बयान क्या है सही है, जो एक्स बयान है वही बयान क्या है सिर्फ सही होगा, जो एक्स था ये सही है। नेक्स्ट जो है सिर्फ वही बयान क्या है सही है, जो ए बयान जो है ये बयान सिर्फ वही क्या है वो ये बयान क्या है सही है, वही बयान सही है। नेक्स्ट सी जो है एक्स और वही बयान दोनों सही हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक्स बयान भी सही है, बी वही बयान भी क्या है सही है। डी जो है एक्स और वही दोनों बयान गलत हैं, ये दोनों बयान क्या है गलत हैं। चलिए बच्चों अब आपको क्या है जल्द से जल्द ये 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन की क्या है पहचान कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल बच्चों ये एक्स और वाई बयान दो बयान भी क्या है ये सही हैं, क्योंकि इसके 1857 की बगावत से क्या है यहाँ पर जो असर हुए थे ईस्ट इंडिया नज़म की क्या है ठप कर दिया गया था और सारा नज़्म नस्क हिंदुस्तान का जो है इंग्लिस्तान को मुंतकिल किया गया था। ये बयान बिल्कुल सही है, एक्स तो यहाँ पर सही है। तो नेक्स्ट जो है 1858 में क्या है रानी का ऐलान हुआ था, जिसको हम हिंदुस्तान का क्या है मैग्ना कार्टा क्या है कहते हैं। इसलिए क्या है ये एक्स और वही बयान दोनों भी क्या है बिल्कुल सही बयानात हैं। चलिए बच्चों अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है कि आपको जो है गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। गलत जोड़ी, इसमें एक गलत जोड़ी है उसकी क्या आपको पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन ए एतदाल पसंद, तो सामने दिए गए जो है लीडरान है क्या ये एतदाल पसंद में है या नहीं है, ये आपको क्या है पहचानना है। देखिए ऑप्शन ए जो है आपका वो क्या है, ऑप्शन ए में क्या कहा गया एतदाल पसंद WC बैनर्जी, MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या है एतदाल पसंद है या नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। यानी नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। इंतहा पसंद को जहाँ पर दिया गया है इसको हम क्या अब देखते हैं। देखिए इंतहा पसंद में क्या है बिपिन चंद्रपाल, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष। चलिए अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। इनकलाब पसंद के लीडर जो हैं खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, VD सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मैडम कामा, श्याम कृष्णा। चलिए ऑप्शन नंबर डी को पढ़ते हैं। 1858 सन ईस्वी में कयाम करदा इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर O ह्यूम। चलिए इसको अब क्या हम थोड़ा क्या है खुलासा कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन जो पहला आपका है एतदाल पसंद, तो चलिए बच्चों इसकी क्या आप पहले क्या इसका जवाब दीजिए, उसके बाद क्या हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से गलत बयान कौन सा है जी, बिल्कुल क्या है गलत बयान जो है वो आपका सही जवाब आप दे रहे हैं तमाम भी, डी जो है ये गलत बयान है। चलिए क्यों गलत बयान हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एतदाल पसंद दिया गया है, ये जो है WC बैनर्जी, याद रख लो बच्चों यहाँ पर यहाँ से सवालात आपको एक ना एक सवाल आने के क्या बहुत ही चांसेस हैं। WC बैनर्जी, MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तमाम भी जो हैं वो एतदाल पसंद की जमात में आते हैं। ये तमाम क्या है एतदाल पसंदी हैं, इसलिए ये बयान बिल्कुल सही है। देखिए एतदाल पसंद में कौन कौन आते हैं जरा नाम याद रख ले गौर से पढ़ लीजिए। WC बैनर्जी आते हैं, MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने जो है ये दौलत के बाबा नजरे को क्या है पेश करे थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये क्या है गांधी जी के उस्ताद थे। ये चार भी जो लोग हैं ये क्या है एतदाल पसंद में आते हैं। नेक्स्ट जो है इंतहा पसंद, देखिए बिपिन चंद्रपाल, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, ये चार भी जो हैं इंतहा पसंद जमात में आते हैं। इंतहा पसंद को जो है सियासी भिखारी कहा जाता था। सियासी भिखारी कौन कहते थे इनको एतदाल पसंद को जो है सियासी भिखारी कहते थे। कहने वाले कौन थे तो इंतहा पसंद थे। इंतहा पसंद में याद रख लिया बच्चों बिपिन चंद्रपाल आते हैं, लाला लजपत राय आते हैं, बाल गंगाधर तिलक आते हैं और अरबिंदो घोष आते हैं। नेक्स्ट क्या है इनकलाब पसंद। इनकलाब पसंद में देखिए खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, VD सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद,
मैडम कामा, श्याम कृष्णा, ये तमाम भी जो है वो क्या है, इनकलाब पसंद है। इसलिए क्या है, ये तीन भी जो है बयानात जो है ये बिल्कुल क्या है, सही बयानात हैं। पहला बयान भी क्या है, सही है, दूसरा बयान भी क्या सही है, तीसरा बयान भी क्या है, सही है। इनको याद रख लिए। इनकलाब पसंद में खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, वी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मैडम कामा, श्याम कृष्णा, ये तमाम भी क्या हैं, इनकलाब पसंदी हैं। अब जो है 8वां डी जो ऑप्शन है ये गलत है। क्यों गलत है इसको देखेंगे हम। 1885 में 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम हुआ। ये यहाँ तक क्या है, ये बयान सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कयाम हुआ वो क्या है, 1885 के अंदर ही हुआ। सवाल कर सकते हैं बच्चों आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम कब हुआ, 1885, 1885 कहाँ पर गए, तो मुंबई शहर के अंदर होता है। तो यहाँ पर पहले सदर क्या है वो पूछ रहे हैं। पहले सदर कौन थे, तो पहले सदर क्या थे, वो W.C. बैनर्जी थे। आप यहाँ पर देखिए ऊपर जो है यहाँ पर W.C. बैनर्जी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या है, पहले सदर थे। A.O. ह्यूम जो है ये क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कयाम करने वाले थे। देखिए बच्चों याद रखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सदर थे W.C. बैनर्जी। A.O. ह्यूम ये जो है ये एक अंग्रेजी अफसर थे। इन्होंने क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम किया था। ये सदर नहीं है, ये क्या है, ये पहले इनको क्या है, कयाम करने वाले थे, इसको जारी करने वाले थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। A.O. ह्यूम जो है इसके सदर जो थे वो W.C. बैनर्जी थे। चलिए बच्चों अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या हम सीधा बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन क्या आपका इस तरह है। देखिए 88 क्वेश्चन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस तहरीक के दौरान अंग्रेजों का दिया हुआ जो है नाइटहुड खिताब क्या है वापस किया। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने क्या है जनगण मन जो है लिखी है, हमारा कौमी तराना लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है क्या है अपना खिताब क्या है, ये नाइटहुड खिताब क्या है वापस करते हैं अंग्रेजों को। तो ये किया किस तहरीक के दौरान किया, यहाँ पर सवाल क्या कर रहे हैं, नाइटहुड तहरीक तो इन्होंने वापस करे थे, खिताब तो वापस करे, लेकिन किस तहरीक के दौरान इन्होंने क्या है वापस किए थे, इसकी पहचान है। ऑप्शन ए खिलाफत तहरीक, ऑप्शन बी तहरीक अदम ताउन, ऑप्शन सी सिविल नाफरमानी तहरीक, ऑप्शन डी हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। इसका जो है सही जवाब वो है तहरीक अदम ताउन। देखिए बच्चों तहरीक अदम ताउन के तरक्याती प्रोग्राम जो है आपको उनको किताब में जो है देखो गौर से पढ़ लीजिए, ताकि क्या है इसमें से सवाल आने के बहुत से चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तहरीक अदम ताउन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर क्या है अपने नाइटहुड खिताब को क्या है अंग्रेजों को क्या करती हैं वापस करते हैं। तो तहरीक थी वो तहरीक अदम ताउन। ये तहरीक जो है 1900। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है कुछ इस तरह है। मुस्तकबिल में जो है जलियांवाला बाग जैसे साहनिया को रोकने के लिए गांधी जी क्या है 1920 सन ईस्वी में इस तहरीक का आगाज किया। देखिए बच्चों मुस्तकबिल में जो है जलियांवाला बाग के जो है साहनिया हुआ था उसको क्या है रोकने के लिए गांधी जी ने क्या करते हैं 1920 में एक तहरीक चलाई। वो कौन सी तहरीक थी? ऑप्शन ए खिलाफत तहरीक, ऑप्शन बी तहरीक अदम ताउन, ऑप्शन सी सिविल नाफरमानी तहरीक, ऑप्शन डी हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। इसका सही जवाब जो है वो है तहरीक अदम ताउन। देखिए बच्चों तहरीक अदम ताउन के ताल्लुक से हम यहाँ पर दो सवाल डाला हूँ। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड खिताब को क्या है जो वापस करे थे वो तहरीक अदम ताउन ही था। तहरीक अदम ताउन चलाने वाले कौन थे? गांधी जी थे। तो इस तहरीक का आगाज कब हुआ? 1920 सन ईस्वी में क्या इसका आगाज हुआ। देखिए मुस्तकबिल में क्या है जो एक जलियांवाला बाग होता है। बच्चों बताइए कि जलियांवाला बाग जो है किस साल हुआ था? जरा इसकी पहचान कीजिए कि जलियांवाला बाग जो है वो किस साल हुआ था। कौन से साल में क्या है जलियांवाला बाग क्या है का सानिया क्या है पर पेश आया था। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर जो है ये 1919 के अंदर 1919 के अंदर जो है जलियांवाला बाग का क्या है सानिया पेश आया था। तो यहाँ पर क्या एक मैदान था, तमाम भी मैदान में क्या है लोग क्या है जमा हुए थे। तो उस मैदान के अतराफ सिर्फ एक ही गेट था, वहाँ पर आकर क्या है जनरल डायर, याद रखिए बच्चों जनरल डायर ने क्या है
फायरिंग करवाई थी, तो उसमें क्या है हजारों के लोग हिंदुस्तानी क्या है मारे गए थे। ऐसे क्या है जलियांवाले बाग के सानिया को रोकने के लिए मुस्तकबिल में क्या है गांधी जी ने जो है तहरीक अदम ताउन को 1920 में क्या इसकी शुरुआत की। तो इसी और जो है इसका एक तहरीक अदम ताउन को शुरू करने का और एक मकसद भी क्या था, तो रौलत एक्ट को क्या है वापस कराना भी था। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि तहरीक अदम ताउन के ताल्लुक से आपको कुछ मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ क्या हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में जो है फिर से आपको गलत क्या है बयान की क्या है पहचान करने के लिए कहा गया है। देखिए गलत बयान की पहचान कीजिए। देखो बच्चों, पहला जो बयान है उसको हम पढ़ते हैं गौर से। क्या है देखिए, 1934 सन ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी तंजीम का कयाम किया। देखिए 1934 सन ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर क्या है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी तंजीम का क्या है कयाम किया। ऑप्शन बी 1938 सन ईस्वी का जो है कांग्रेस त्रिपुरा सेशन के सदर जवाहरलाल नेहरू थे। त्रिपुरा के सेशन के जो सदर थे जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कयाम किया। कयाम करके जो इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और कहा कि हिंदुस्तानी से कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या है आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट बयान, आज़ाद हिंद फौज में झांसी रेजिमेंट नामी खवातीन की फौज थी। आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने क्या इसका आगाज किया था, आज़ाद हिंद फौज, इसमें एक झांसी रेजिमेंट नामी खवातीन की फौज थी जिसकी कमांडर कैप्टन लक्ष्मी थी। चलिए बच्चों, यहाँ पर गलत बयान को आपको इनमें से चार क्या है कौन सा गलत बयान है उसकी जल्द से जल्द क्या है पहचान कीजिए। जी बिल्कुल जो है ये क्या है आपके बयान जो दे रहे हैं आप बिल्कुल वह सही बयान है कि बी जो है ये गलत बयान है। क्यों है इसको हम बाद में देखते हैं। पहले देखिए 1934 सन ईस्वी में 1934 में जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने दोनों ने मिलकर क्या है एक पार्टी कायम की जिसका नाम क्या था, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या फिर कांग्रेस समाजवादी तंजीम। दोनों भी क्या है एक ही पार्टी हैं जिसको हम अलग नाम से बुला रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी तंजीम या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये पार्टी को जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या है 1934 सन ईस्वी में क्या इसका कायम क्या है किया था। जो बी ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। क्यों गलत है देखिए, क्योंकि 1938 में जो है त्रिपुरा का सेशन तो हुआ। देखिए त्रिपुरा का सेशन जो हुआ, कांग्रेस त्रिपुरा सेशन जो कायम हुआ तो वो 1938 सन ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो इसके सदर थे वो क्या है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे बल्कि वो सुभाष चंद्र बोस थे। याद रखिए बच्चों, वो कौन थे तो सुभाष चंद्र बोस थे। त्रिपुरा सेशन के जो सदर थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में का ये त्रिपुरा सेशन के सदर सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ पर जो है गांधी इनके खिलाफ थे। गांधी जी जो थे हमारे हिंदुस्तान के, वो गांधी जी क्या है सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर सदर क्या है नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ही क्या है सदर बनते हैं, जिसके वजह से जो है इनके खिलाफ कुछ इख्तलाफ होते हैं और बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस क्या है फॉरवर्ड ब्लैक नामी तंजीम का शुरू करते हैं। मतलब बच्चों फॉरवर्ड ब्लैक नामी तंजीम को कायम करने वाले कौन थे तो वो थे सुभाष चंद्र बोस थे, फॉरवर्ड ब्लैक नामी तंजीम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला पॉइंट की तरफ जरा देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या है आज़ाद हिंद फौज INA इंडिपेंडेंट नेशनल आर्मी, इंडिपेंडेंट नेशनल आर्मी या फिर इंडियन नेशनल आर्मी बोलते हैं हम, आज़ाद हिंद फौज का कयाम करते हैं। और इन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया। देखो बच्चों, दिल्ली चलो का नारा देने वाले कौन थे तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। और हिंदुस्तानी से क्या कहते हैं ये कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब हम जंग करके क्या है अंग्रेज़ों से क्या है आज़ादी हासिल करेंगे। तो इनका एक कौल था। तो यहाँ पर जैसे ही क्या इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को क्या बना लेते हैं तैयार कर लेते हैं, उसके बाद क्या है
दिल्ली चलो, मतलब हिंदुस्तान आकर दिल्ली में आकर क्या है अंग्रेजों के साथ क्या हमको बगावत करना है और करके क्या है यहाँ पर आज़ादी हासिल करना है। तो इनकी एक सोच थी बच्चों। चलिए अगले बयान को थोड़ा पढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज में क्या है झांसी रेजिमेंट नामी खवातीन की फौज थी। जी बिल्कुल ये सही है। देखिए आज़ाद हिंद फौज जो INA फौज थी, ये फौज में जो है एक औरतों की भी क्या है एक खवातीन की भी एक फौज थी जिसका नाम क्या था, वो झांसी रेजिमेंट था। देखिए याद रखिए बच्चों, यहाँ पर सवाल कर सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज में जो है खवातीन की फौज का क्या नाम था, तो उसका नाम जो है वो झांसी रेजिमेंट था। झांसी लक्ष्मीबाई रानी के ऊपर क्या है इसका नाम क्या इन्होंने रखे थे, झांसी रेजिमेंट या फिर झांसी फौज। तो इसकी कमांडर जो थी वो थी क्या है कैप्टन लक्ष्मी थी। याद रखिए बच्चों, झांसी रेजिमेंट खवातीन फौज की जो है कमांडर कौन थी, ये कमांडर जो है कैप्टन लक्ष्मी थी। चलिए बच्चों अब जो है अगले सवाल की तरफ क्या है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 91, ये जो है 1929 सन ईस्वी के लाहौर कन्वेंशन के सदर थे। देखिए ये क्या है 1929 के लाहौर कन्वेंशन सेशन के क्या है सदर थे। इस कन्वेंशन में, इस फंक्शन के अंदर, इस प्रोग्राम में जो है पूर्ण स्वराज्य यानी हिंदुस्तान मुकम्मल आज़ाद है जैसे मकसद का ऐलान किया। तो यहाँ पर ये करने वाले कौन थे, तो ऑप्शन ये है सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी BR अम्बेडकर, डी महात्मा गांधी जी। बच्चों सही जवाब है बिल्कुल क्या है, सही जवाब जो वो जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू की सदारत के अंदर देखिए लाहौर के अंदर सेशन हुआ था। याद रखिए 1929 के लाहौर कन्वेंशन के सदर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इस कन्वेंशन के अंदर, इस सेशन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर ये तय पाया कि पूर्ण स्वराज्य यहाँ पर हिंदुस्तान मुकम्मल क्या है आज़ाद है। याद रखिए बच्चों इसको पूर्ण स्वराज्य हिंदुस्तान मुकम्मल आज़ाद जैसे मकसद का, सिर्फ यहाँ पर मकसद का क्या है ऐलान किया गया। तो करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। कन्वेंशन जो है वो लाहौर कन्वेंशन ईयर 1929। तो इसी ऐलान को आगे चलकर क्या करते हैं इन्होंने 1930 के अंदर 26 जनवरी 1930, याद रखिए 26 जनवरी 1930 में जो है लाहौर के अंदर हिंदुस्तान का कौमी झंडा को क्या है लहराया गया और कहा गया कि हिंदुस्तान मुकम्मल आज़ाद है। तो चलिए अब जो है अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ क्या हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 के ताल्लुक से क्या है देखिए ज़रा। तो 92 में क्या गया है, पनाह गज़ीनों के मुतालिक दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और मुनासिब ऑप्शन, मुनासिब जवाब का क्या यहाँ पर इंतखाब करना है। तो आपको क्या है दो बयान, यहाँ पर एक और दो बयान है, उसके बाद ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको पनाह गज़ीनों के जो दो बयान दिए गए हैं उसको गौर से पढ़िए। इन बयानात को पढ़कर क्या इसका मुनासिब क्या है जवाब की इंतखाब करना है। देखिए पहला जो हमारा बयान है 1971 तक और उसके बाद भी 1971 या उसके बाद भी जो है बांग्लादेश से आने वाले लोगों को मगरिबी बंगाल में रहने पर क्या ये मजबूर हो गए, क्योंकि इनको सिर्फ क्या है बंगाली ज़ुबान ही क्या है आती थी। पहला बयान क्या हमारा, बांग्लादेश से आने वाले लोग मगरिबी बंगाल में ही रहने पर क्या है मजबूर हो गए, क्योंकि इनको क्या सिर्फ बंगाली ज़ुबान ही क्या है आती थी। चलिए अब दूसरा बयान पढ़ते हैं। 1960 के दहे में जो है तकरीबन 1,20,000 तिब्बती लोग, जो तिब्बत से लोग आ रहे थे, वो पनाह गज़ीनों को जो है मैसूर के बैलकप्पे मुकाम पर क्या है बसाया गया। देखिए यहाँ पर दो बयानों को हम पढ़े हैं। तो अब ऑप्शन देखते हैं, सिर्फ एक सही है। ऑप्शन जो हमारा क्या है, सिर्फ एक बयान क्या है सही है। ऑप्शन बी में क्या कहा जा रहा है, सिर्फ दो ही सही है, सिर्फ क्या ये दूसरा बयान ही सही है, मतलब ये गलत है अगर कोई बोल रहा है। सी जो है एक और दो दोनों बयान गलत हैं। देखिए सी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि ये ऑप्शन भी क्या है गलत है, ये बयान भी क्या है गलत है। ऑप्शन डी एक और दो बयान दोनों भी क्या है सही हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या कहा जा रहा है, दो भी बयान क्या है सही हैं। तो बताइए बच्चों इसमें ऑप्शंस की पहचान कीजिए, या दोनों सही हैं या दोनों बयान गलत हैं, या फिर दो सही या फिर सिर्फ एक सही है। जल्द से जल्द क्या है अपने कमेंट्स में जवाब आपको बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, डी बयान क्या यहाँ पर सही है। ये
दो भी बयान क्या है ये सही हैं, दो भी बयान क्या ये सही हैं। देखिए जरा इसके ताल्लुक से हम देखते हैं, पहला बयान भी क्या है बिल्कुल सही है, दूसरा बयान भी क्या है बिल्कुल सही है। 1971 देखिए के तक, मतलब ज़्यादातर जो है यहाँ पर 1971 तक के हैं बांग्लादेश से लोग क्या हिंदुस्तान आते हैं। देखिए बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ का सवाल कर सकते हैं। बांग्लादेश जो है 1971 1971 के अंदर क्या है बांग्लादेश से आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश से आने वाले लोग क्या है मगरिबी बंगाल में रहने पर मजबूर हो गए थे। ये जो बांग्लादेश से क्या है पनाह गज़ीन लोग आ रहे थे, ये पनाह गज़ीन क्या है ज़्यादातर पर क्या है मगरिबी बंगाल में ही क्या रहने पर मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि इनको क्या सिर्फ बंगाली जुबान ही आती थी, इसलिए क्या ये सिर्फ मगरिबी बंगाल में क्या है क़याम करने पर, रिहाइश करने पर क्या है मजबूर हो गए थे। कौन? बांग्लादेश से आने वाले लोग। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? 1971 सन ईस्वी में। चलिए बच्चों अब दूसरा क्या है बयान की क्या हम खुलासा करते हैं। 1960 के दहे में क्या है तकरीबन देखिए 1,20,000 तिब्बती लोग क्या है हिंदुस्तान आते हैं। 1960 के दहे में 1,20,000 तकरीबन लोग हिंदुस्तान आते हैं। तो इनको जो तमाम जो है तिब्बत से जो लोग आए थे इनको क्या है मैसूर के क्या है बैल कप्पे मुकाम पर ही रिहाइश गया बसाया गया। तो ये भी बयान क्या है बिल्कुल सही है। देखिए सवाल कर सकते हैं कि तिब्बत से आए हुए लोग को कहाँ पर बसाया गया, तो मैसूर के क्या है बैल कप्पे नामी मुकाम पर इनको क्या है बसाया गया था। चलिए बच्चों अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, रानी चन्नाम्मा पर 1824 सन ईस्वी में इस पॉलिसी को आयद करते हुए धारवाड़ के कलेक्टर थ्याकरे ने कित्तूर को अंग्रेजी हुकूमत में क्या शामिल करने का फैसला लिया। देखिए बच्चों रानी चन्नाम्मा पर 1824 सन ईस्वी में जो है इस पॉलिसी को आयद करते हुए धारवाड़ के कलेक्टर थ्याकरे, देखिए धारवाड़ के कलेक्टर थ्याकरे ने जो है कित्तूर जो मुकाम था रानी चन्नाम्मा की हुकूमत जहाँ पर थी कित्तूर पर, वो कित्तूर को इलाके को क्या है अंग्रेजी हुकूमत में शामिल करने का क्या है फैसला किया। तो कौन सी पॉलिसी को याद करना चाह रहे थे? देखिए ऑप्शन ए उसूले बाज़गश्त, ऑप्शन बी अहद माविनत, ऑप्शन सी लड़ाओ और हुकूमत करो, ऑप्शन डी नई रियासतों पर जंगी दोस्ती। चलिए बच्चों जवाब को पहचानिए जल्द से जल्द। ऑप्शन सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? जी बिल्कुल सही बच्चों वो है उसूल बाज़गश्त या फिर मसलह इल्हाद। देखिए रानी चन्नाम्मा की क्या है कोई औलाद क्या है नहीं थी, उन्होंने एक बच्चों को क्या है गोद लिया था, मल्ला सज्जना में एक बच्चों क्या है एक गोद लेते हैं। तो यहाँ पर रानी चन्नाम्मा पर जो है 1824 सन ईस्वी में, देखिए रानी चन्नाम्मा ने कब अंग्रेज के खिलाफ बगावत की गई, तो 1824 में ये बगावत करते हैं। क्यों बगावत करते हैं? क्योंकि धारवाड़ के कलेक्टर ने क्या के ऊपर उसूल बाज़गश्त नामी पॉलिसी को आयद करा था। रानी लक्ष्मीबाई की जैसे ही क्या है रानी चन्नाम्मा भी क्या थी तो उसूल बाज़गश्त मसले इलाक से क्या ये भी नाराज थी। तो धारवाड़ के कलेक्टर ने क्या है ये पॉलिसी को अपनाते, मतलब उसूल बाज़गश्त को क्या है पॉलिसी को क्या है आयद कर क्या है कित्तूर को क्या है अंग्रेजी हुकूमत में शामिल करने का फैसला लेते हैं 1824 ईस्वी में रानी चन्नाम्मा पर। तो इसी वजह से क्या रानी चन्नाम्मा जो उसूल बाज़गश्त से नाराज होकर क्या है इनके खिलाफ बगावत करती है। इस बगावत में जो है धारवाड़ का कलेक्टर थ्याकरे क्या है यहाँ पर मारा क्या है जाता है। चलिए अब जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2002 सन ईस्वी में इन्होंने क्या है कर्नाटक इलाकाई तवाज़ुन के ताल्लुक से रवा दवा क्या है पेश करे थे। अपने एक ड्राफ्ट एक क्या है एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी का क्या है सदर कौन थे, उस कमेटी में क्या है या कौन सा वो सेक्शन जो है कर्नाटक में इलाकाई तवाज़ुन के मुतालिक जो है 2002 में क्या है अपना रवा दवा पेश किए थे। देखो बच्चे यहाँ पर ये जो है कन्नड़ा किताब और उर्दू किताबों में क्या है डेट आपको 2002 ही दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर ए डाला हूँ, लेकिन असल में जो है वो 2001 है। आपने की किताबों में क्या है 2002 दिया गया है, लेकिन रियल में जो है वो 2001 सन ईस्वी है। देखिए अगर पूछे आपको कि कर्नाटक के इलाके तवाज़ुन के मुतालिक जो है कब रवा दवा कब पेश हुआ था, तो ऑप्शन में 2001 अगर है तो उसको डालिए, अगर 2002 नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन में इस तरह से देगा 2001, 2003, 2004, 2005 दिया तो आपका ये 2001 सही होगा। लेकिन ये ऑप्शन में अगर नहीं है तो 2002 को क्या है आप फाइनल कर लीजिए, क्योंकि आपकी किताबों में क्या है 2002 ही दिया गया है। चलिए अब इसके रवा दवा को पेश की है, कौन पेश करे तो उसकी पहचान कीजिए। नंजुंडप्पा स्वामी प्रसाद, पुट्टस्वामी, DM नंजुंडप्पा, शिवराम कारंत। 2002 में जो है कर्नाटक में इलाकाई तवाज़ुन के ताल्लुक से क्या है रवा दवा पेश करने वाले कौन थे वो
बिल्कुल सही जवाब है आपका DM नंजुंडप्पा जो है। DM नंजुंडप्पा कमेटी क्या है, ये एक कमेटी थी, एक समिति थी DM नंजुंडप्पा। तो इनके क़यादत में चली समिति में, कमेटी में क्या तय पाता है कि 2002 में कि कर्नाटक के इलाकाई तवाज़ुन को क्या हमको बरकरार रखना है। कल कर्नाटक के इलाकाई तवाज़ुन को क्या बरकरार रखना है, ये इस कमेटी की एक सिफारिश थी। चलिए अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ क्या हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है। जवाहरलाल नेहरू ने खारजा पॉलिसी की नोयत के मुतालिक क्या है, रेडियो पर तकरीर की है। तो उसका हमको डेट पहचाना है। जवाहरलाल नेहरू ने खारजा पॉलिसी की नोयत के मुतालिक रेडियो पर तकरीर की है। ऑप्शन ए 7 सितंबर 1947, ऑप्शन बी 7 सितंबर 1946, ऑप्शन सी 7 सितंबर 1945, ऑप्शन डी 7 सितंबर 1944। चलिए सही जवाब जो है इसका है वो है ऑप्शन बी 7 सितंबर 1946। देखिए 1946 सन ईस्वी में 7 सितंबर 1946 को जो है खारजा पॉलिसी की नोयत के मुताबिक क्या है, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, रेडियो पर तकरीर करते हैं। तो इसकी क्या है, इन्होंने सबसे पहले क्या है पेश करने को, जैसे हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को, इनको क्या है जवाहरलाल नेहरू को जो है हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के मेमार भी क्या है कहते हैं। और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को क्या है जवाहरलाल नेहरू पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपने वजीर आजम के ओहदे के साथ साथ जो है खारजा पॉलिसी की जो भी नोयत थी, जो भी क्या उसके थे, उसको बखूबी अंजाम दिया था। उसके बाद से क्या हम जवाहरलाल नेहरू पॉलिसी क्या इसको कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनकी लिखी हुई किताब में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान रेशम की तिजारती ताल्लुकात का हवाला क्या है दिया गया है। देखिए बच्चों, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान क्या है जो तिजारत थी, किसकी किस्म की थी, तो रेशम की तिजारत की ताल्लुकात थे। तो ये किसकी किताब में लिखा है, देखिए ऑप्शन ए गौतम बुद्ध की लिखी हुई किताब, ऑप्शन बी कौटिल्य की लिखी हुई किताब, ऑप्शन सी अफलातून की लिखी हुई किताब, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई किताब। चलिए सही जवाब कौन सा है आपको जल्द से जल्द पहचानिए। बिल्कुल सही जवाब वो है वो कौटिल्य की जो है लिखी हुई अर्थशास्त्र में, याद रखिए बच्चों, कौटिल्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र किताब के अंदर कौटिल्य की लिखी हुई, इसको हम इनको चाणक्य भी क्या है कहते हैं, इनको विष्णुगुप्ता भी कहते हैं। कौटिल्य को जो है चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्ता कहते हैं। तो इनकी लिखी हुई किताब में जो है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात का हवाला दिया गया है। तो किस तरह की तिजारत थी वहाँ पर, रेशम की तिजारती ताल्लुकात से। याद रख लिया बच्चों, आपकी किताब में नहीं है, उर्दू किताबों में है, लेकिन कन्नड़ और अंग्रेजी किताबों में। इसके बाद से यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान रेशम की तिजारत का थी। कदीम ज़माने के अंदर जो पिछले दौर में क्या है इनके दरमियान रेशम की तिजारती ताल्लुकात थे। वह हवाला कहाँ पर मिलता हमको, कौटिल्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र में क्या है मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 जो क्वेश्चन है, गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। देखिए पहला जो है अमेरिका की आज़ादी 1776 में जो है अमेरिका आज़ाद हुआ। बी फ्रांसीसी इनकलाब 1789, सी रूसी इनकलाब 1917, डी हिंदुस्तान की आज़ादी 1946। इसमें गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। चलिए गलत जोड़ी वो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी 1946। देखिए ये क्यों गलत जोड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है कब आज़ाद हुआ बच्चों, हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ, कमेंट्स में जल्द से जल्द जवाब बताइए, हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ। बिल्कुल सही जवाब 1947। हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ था, क्या हिंदुस्तान की आज़ादी जो है 1947 में 15 अगस्त में क्या हुई थी, 15 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान क्या आज़ाद हुआ था। ये डेट क्या है गलत है। देखिए अमेरिका कब आज़ाद हुआ, 1776। अमेरिका जो है अमेरिका की आज़ादी की जंग या फिर अमेरिका की आज़ादी 1776, ये बयान सही है।
फ्रांसिस में इनकलाब जो आया था वह 1789, डेट को याद रख लिए, फ्रांस में इनकलाब 1789, रूस में इनकलाब 1917, 1917 रूसी इनकलाब। देखिए बच्चों, ये तमाम जो अवामिल है, अमेरिका की आज़ादी, फ्रांस का इनकलाब, रूसी इनकलाब और हिंदुस्तान की आज़ादी जो 1947 में हुआ था, ये तमाम भी जो अवामिल जो है इंसानी हुकूक की राह को हमवार करने वाले। देखिए ये इंसानी हुकूक को जो जद्दोजहद शुरू हुई थी उस पर ये असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं, तमाम भी याद रखिए। आपको कर सकते हैं कि इनमें से जो है इंसानी हुकूक को क्या है आम करने के लिए असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं, ऐसा भी सवाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से क्या है इनकी इस तरह से डेट देकर भी क्या सवाल कर सकते हैं। इसलिए इसको ज़रा समझ कर क्या है ये करिए। तो इसी के जो है असर की वजह से जो अवामिल है, अमेरिका की आज़ादी, फ्रांस में इनकलाब, रूसी इनकलाब, हिंदुस्तान की आज़ादी, ये तमाम अवामिल के असर की वजह से क्या है बाद में क्या है 1948 सन ईस्वी में 10 दिसंबर 1948 सन ईस्वी में जो है इंसानी हुकूक का ऐलान किया गया था। 1948 10 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की क्या है आम असम्बली ने। चलिए अब जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये इदारा मुबारकबाद कार्ड को फ़रोख्त करके इससे आई हुई रकम को क्या है बच्चों की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए क्या इसको इंसानी दोस्त इदारा भी क्या है कहा जाता है। देखिए वो कौन सा इदारा है जो मुबारकबाद कार्ड को फ़रोख्त करता है, इनविटेशन कार्ड को क्या है फ़रोख्त करता है। फ़रोख्त करने के बाद जो रकम आती है वो क्या है बच्चों की फलाह व बहबूदी के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए इस इदारे को हम क्या है इंसानी दोस्त इदारा कहते हैं। तो इदारा कौन सा है देखिए बच्चों, ऑप्शन ए आलमी इदारा सेहत, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी आलमी इदारा तिजारत, आलमी इदारा तिजारत। चलिए जल्द से जल्द क्या इसकी पहचान कीजिए सही जवाब की। जी बच्चों, सही जवाब आपका जो सही जवाब हुआ क्या है यूनिसेफ। यूनिसेफ ये क्या है ये बिल्कुल सही जवाब है यूनिसेफ। देखिए यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म बोलते हैं हम अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी फंडाल बराए अतफाल, अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी फंड बराए अतफाल इसका फुल फॉर्म है। ये इदारा जो है इसको इंसानी दोस्त इदारा कहा जाता है। देखिए इंसानी दोस्त इदारा किसको कहते हैं हम यूनिसेफ को कहते हैं। क्यों इसको हम कहते हैं क्योंकि ये मुबारकबाद कार्ड को फ़रोख्त करके क्या करता है उस रकम को बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए हम यूनिसेफ को इंसानी दोस्त क्या इदारा कहते हैं। देखिए बच्चों ऐसा भी सवाल कर सकते हैं कि यूनिसेफ अपने मुबारकबाद कार्ड को फ़रोख्त करके आई हुई रकम को क्या करता है, वो क्या करता है बच्चों की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए इसको इंसानी दोस्त इदारा क्या है कहते हैं। तो इसका आगाज जो है कब हुआ था 1946 में क्या ये वजूद में आया था 1946 के अंदर। देखिए इसकी खिदमत की वजह से जो इसको ये जो इसकी खिदमत है ये खिदमत को देखकर क्या है 1965 के अंदर 1965 के अंदर क्या है इसको नोबल अवार्ड क्या है दिया गया था। याद रखो बच्चों, ये भी सवाल कर सकते हैं कि नोबल अवार्ड 1965 सन ईस्वी के अंदर नोबल अवार्ड जो नोबल इनाम किस तंजीम को दी गई थी वो है यूनिसेफ तंजीम को क्या है दी गई थी। आलमी इदारा सेहत को आप जानते हैं एक सेहत का इदारा है यूनेस्को, इसको जो है क्या एक अक़वाम मुत्तहिदा का तालीमी साइंसी सकाफती। देखिए यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस क्या है ये एजुकेशन है, साइंस है और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का इसको हम कहते हैं। और अगला जो इदारा है आपका आलमी इदारे तिजारत, ये क्या है WTO जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम जो है 1995 के अंदर क्या है हुआ था। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है बढ़ते हैं। छूतछात मज़हब का एक निहायत काबिल तरदीद इज़हार है। छूतछात मज़हब का एक निहायत क्या है काबिल तरदीद इज़हार है। ये हिंदू समाज के जिस्म पर जुज़ाम के ज़ख़म की तरह है, कहने वाले कौन थे। छूतछात जो है वो हिंदू समाज के जिस्म पर एक ज़ख़म की तरह है, एक जुज़ाम की क्या है ज़ख़म की तरह है। और एक यहाँ पर एक दो कौल हैं देखिए इसके अंदर। छूतछात मज़हब का निहायत काबिल तरदीद इज़हार है और हिंदू समाज पर एक कलंक है, ये कहने वाले कौन थे। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी। चलिए बच्चों सही बयान की क्या है पहचान कीजिए।
बिल्कुल सही बयान जो है वो डी महात्मा गांधी जी। छूतछात हिंदू समाज पर लगा कलंक है, जुजाम के जख्म की तरह है, छूतछात क्या मजहब का एक नहायत काबिल तरदीद इज़हार है। ये तमाम कहने वाले कौन थे? ये गांधी जी थे। बी आर अम्बेडकर क्या कहते थे कि बाहर से आए हुए लोग, बाहर और गांव से आए लोग भी क्या है? बाहर है। इनका एक कौल था। और इन्होंने कहा कि तालीम जो है इंसान की जागीर है। इस कौल क्या रखा पूछा? तालीम इंसान की जागीर है। ये क्या है? बी आर अम्बेडकर का क्या एक कौल था। चलिए अब जो है नेक्स्ट देखते हैं। मेहनत की तकसीम से कम सलाहियत वाले मजदूरों की तश्कील होती है। कहने वाले कौन थे? मेहनत की तकसीम से कम सलाहियत वाले मजदूरों की तश्कील होती है। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी अफलातून, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। चलिए बच्चों सही जवाब की क्या है? पहचान कीजिए जल्द से जल्द। जी बच्चों इसका सही जवाब जो है वो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि मेहनत की तकसीम से कम सलाहियत वाले मजदूरों की क्या है? तश्कील होती है। यह कौल जो था वो कार्ल मार्क्स का था। इन्होंने क्या कहते हैं देखिए, कार्ल मार्क्स ने मेहनत की तकसीम पर इस तरह क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वो? मेहनत की तकसीम से कम सलाहियत वाले मजदूरों की तश्कील होती है। इन्होंने जो है माशी मेहनत की तकसीम और समाजी मेहनत की तकसीम के तौर पर क्या है? समाज की दर्जाबंदी करते थे। इन्होंने दो तरह से समाज की दर्जाबंदी की बच्चों। वो क्या है? माशी मेहनत और समाजी मेहनत थी। तो यहाँ पर अफलातून जिसको हम प्लेटो जो कहते हैं, प्लेटो या अफलातून ने जो है जिसने क्या है दी रिपब्लिक किताब लिखी थी, इसमें इन्होंने क्या कहा था? इंसानी समाज फितरी तफरीका से तश्कील पाता है। ये फितरी तफरीक मेहनत की तकसीम से जुड़ी होती है। देखिए ये अफलातून का बयान था। आपको मेहनत या मजदूर या मेहनत के अंदर ये दो इंसानों के ताल्लुक से आपको या फिर दो शख्सियत के ताल्लुक से है। ये कार्ल मार्क्स मेहनत की तकसीम कम सलाहियत वाले मजदूरों की तश्कील होती है कहा था। अफलातून ने क्या कहा था? इंसानी समाज फितरी तफरीका से तश्कील पाता है। ये फितरी तफरीक जो है मेहनत की तकसीम से जुड़ी होती है। ये अफलातून का क्या एक बयान था। कौन सी किताब में? दी रिपब्लिक, जिसको हम प्लेटो भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो सवाली पर्चा था कुछ लंबा ही। अगला जो पार्ट है 101 से लेकर 120 के तक जो सवाल आते हैं हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। चलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये सवाली पर्चा समझ में आया होगा और मालूमात में क्या है इजाफा हुआ होगा। चलिए अगले पार्ट के साथ क्या है जो प्रैक्टिस पेपर 4 है उसका अगले पार्ट के साथ पार्ट 2 के साथ हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।